हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं पढ़ना था चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 है प्रोसीजर इन रिलेशन टू चाइल्ड, सॉरी चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो प्रोसीजर क्या होगा कि कोई भी चिल्ड्रन है जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, तो उसका क्या होगा। सबसे पहले सेक्शन 10 तो एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिज टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो जैसे ही हमें कोई बच्चा मिलेगा कि जो इसमें एलिज टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जो कुछ पुलिस ने पकड़ा हुआ है, मतलब एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस है, तो चाइल्ड को हम कहाँ पे भेजेंगे। सबसे पहले चाइल्ड को प्लेस करेंगे अंडर द चार्ज ऑफ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को। और वो जो ऑफिसर होगा वो प्रोड्यूस करेगा चाइल्ड को बोर्ड के सामने, मतलब बोर्ड के समक्ष, बिना किसी टाइम को गवाए, और 24 घंटे के अंदर, जब भी उसको एप्रीहेंड किया, मतलब जब भी उसने पकड़ा, और उसमें टाइम जितना भी नेसेसरी जल्दी को लगा है उतना छोड़ के, फ्रॉम द प्लेस वेयर सच चाइल्ड वाज एप्रीहेंडेड, जहां से भी उसको पकड़ा गया वहां से। और इसमें याद रखिए, देखिए प्रोवाइडेड डेट में लिखा हुआ है नो, इन नो केस द चाइल्ड एलिज टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल बी प्लेस्ड इन पुलिस लॉकअप और लॉज्ड इन अ जेल। तो हम कभी भी उसको पुलिस लॉकअप में या जेल में तो भेजेंगे ही नहीं, प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है इसके अंडर में। तो उसमें सबसे पहले कि कौन से पर्सन को हम यहाँ पे रजिस्टर्ड वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ प्रोड्यूस बिफोर द बोर्ड, कि किसके थ्रू हम उसको बोर्ड के पास प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले रूल बनाई किसके थ्रू, तो टू प्रोवाइड फॉर पर्सन थ्रू होम, जैसे कि वॉलंटरी या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी चाइल्ड फिर की जिसने कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, तो प्रोड्यूस किया जाएगा, किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाएगा मतलब। फिर टू प्रोवाइड फॉर द मैनर इन विच द चाइल्ड इज टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ स्टैंड इन ऑब्जर्वेशन होम प्लेस ऑफ सेफ्टी एज अ केस में भी। तो हम मैनर प्रोवाइड करेंगे कि केस में जो भी चाइल्ड जिसने कोई ऑफेंस किया है उसको हम ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजेंगे, जैसा भी होगा ऐसे केस में भी। फिर सेक्शन 11 है रोल ऑफ पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ प्लेस्ड। तो अब ये सेक्शन 11 में बताया हुआ है कि उस पर्सन की क्या जवाबदारी होगी जिसके पास हमने चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को भेजा हुआ है। तो एनी पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ a child in conflict with law placed, while the orders in force shall have responsibility of said child, said person was the children's parent responsible for child maintenance। तो उसको केवल बिल्कुल वैसे ही देखभाल करना पड़ेगी उस बच्चे की, जैसे कि वो उसी बच्चे का खुद ही वो पेरेंट है और खुद ही रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड के मेंटेनेंस करने का। और प्रोवाइडेड डेट में लिखा हुआ है कि जो चाइल्ड है वो उसके पर्सन के चार्ज में कंटिन्यू रहेगा फॉर द पीरियड स्टेटेड बाय द बोर्ड, जिस पीरियड के लिए बोर्ड ने इसको स्टेट किया हुआ है, मतलब बताया हुआ है, नॉट विथस्टैंडिंग दैट द चाइल्ड इज क्लेम्ड बाय द पेरेंट्स और अदर पर्सन। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि किस चाइल्ड की डिमांड किसी पेरेंट्स ने या किसी अदर पर्सन ने डिमांड की है। ये कब होगा, केवल जब बोर्ड के ओपिनियन में होगा कि वो बच्चा उसका उसी पेरेंट्स का बेटा है या उन्हीं का कुछ रिलेटिव है जो अदर पर्सन है, और वो फिट है उसको चार्ज लेने में, मतलब उस बच्चे को वापस पाने के हकदार हैं, तभी ये ऑर्डर हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सेक्शन 12 है बेल टू अ पर्सन हु इज पेरेंटली अ चाइल्ड एलिज टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो वो बच्चा जिसको जो हमें देखने में लग रहा है पेरेंटली, मतलब देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बच्चा है और वो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है। तो व्हेन एनी पर्सन इज अपेरेंटली द चाइल्ड एंड एलिज टू हैव कमिटेड अ बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस इज एप्रीहेंडेड or detained by the police or appears to be brought before a board. Such person shall, notwithstanding anything contained in the CRPC in any other law for the time being in force, be released on bail, with or without surety, and placed under the supervision of probation officer or under care of any fit person। तो कोई भी बच्चा जो हमें लग रहा है कि जो एक चाइल्ड है, मतलब एक बच्चा है, और जिस
ने कोई भी ऑफेंस किया है, या तो बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस, और वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है और बोर्ड के पास लाके दे दिया गया है। अब उस पर्सन को भले ही सीआरपीसी में कुछ भी है, किसी और लॉ में कुछ भी है, उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा बिना श्योरिटी के या श्योरिटी के साथ। और किसके सुपरविजन में, मतलब किसके अंदर निगरानी में, मतलब कौन उसकी देख रेख करेगा, मतलब किसके उसके ऊपर, तो ये सुपरविजन में रहेगा प्रोबेशन ऑफिसर के, या फिर कोई एनी अदर फिट पर्सन होगा, क्योंकि फिट पर्सन है एनी अदर। अब प्रोवाइडेड में लिखा है such person shall not be released if there is appear any reasonable ground for believing that the release is likely to bring the person into association with any known or expose the said person to moral, physical or psychological danger, or person's release would defeat the end of justice, and the board shall record the reasons for denying the bail, circumstances that lead to such decision। तो आप देखिए कि बोर्ड अगर चाहे तो मना भी कर सकता है जब उसको रीजनेबल ग्राउंड लगता है कि इसको बेल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे का एसोसिएशन किसी भी क्रिमिनल या उसको क्रिमिनल एक्सपोज करने का, या मतलब किसी भी ऐसे आदमी से उसको मिल जाना जो भी क्रिमिनल है पहले से, उसके कॉन्टेक्ट में मिल जाएगा, और उसको मॉरल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेंजर है, तो बोर्ड में रीजन लिख के एंड ऑफ जस्टिस के लिए उसकी बेल को डिनाई कर देंगे। लेकिन याद रखिए फिर उसके बाद क्लॉज 2 में दिया हुआ है, सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है कि when such person having been apprehended is not released on bail under subsection 1 by the officer in charge of a police station, such officer shall cause the person to be kept only in an observation home in the manner as may be prescribed until the person can brought before a board। तो हमें याद रखना है कि जिसमें भी हमने वन वाले सेक्शन में, सबसेक्शन 1 में, जिसको भी हमने एप्रीहेंड किया था और हमने उसको रिलीज नहीं किया है, तो हमें जो ऑब्जर्वेशन होम में उस बच्चे को रखेंगे, जिस बच्चे को हमने छोड़ा नहीं है, जिसको हमने पकड़ लिया था और जिसको बेल नहीं दी है सबसेक्शन 1 में, उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखेंगे जैसे मैनर में प्रिस्क्राइब किया गया है, जब तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिल जाता जो उसकी केयर कर सके, अंटिल द पर्सन कैन बी ब्रॉट बिफोर अ बोर्ड। तो बोर्ड के पास जब तक वो संभली नहीं आती तब तक के लिए। फिर व्हेन सच पर्सन इज नॉट रिलीज ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 द बोर्ड by the board it shall make an order sending him to an observation home or place of safety as the case may be for the period during the pendency of inquiry regarding the person as the case may be in the order। तो जब भी किसी बच्चे को हमने बेल पे नहीं छोड़ा सबसेक्शन 1 में, तो बोर्ड क्या करेगा, एक ऑर्डर देगा, उस बच्चे को भेज देगा ऑर्डर के तहत ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में, जहाँ पे भी उनको ठीक लगता है, और उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड में उसकी इंक्वायरी हो रही है, मतलब जितने पीरियड के लिए उसकी इंक्वायरी चलती है रिगार्डिंग द पर्सन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, उस ऑर्डर में। और फिर जो भी बच्चा है, जो भी चाइल्ड है कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में, वो अगर किसी भी तरीके की फुलफिल नहीं कर पा रहा कंडीशन बेल की 7 डेज के अंदर में, तो उसको फिर से द चाइल्ड शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द बोर्ड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ सच कंडीशंस ऑफ बेल। तो जब भी कोई बच्चा है जो जिसको बेल नहीं मिल पाई, जो अनफिट, मतलब अनेबल था जो बेल की कंडीशन फुलफिल करने के लिए, उसको 7 दिन बाद फिर से बोर्ड के पास पेश किया जाता है, तो फिर बोर्ड अगर चाहे तो कुछ कंडीशन को मॉडिफाई कर सकता है। फिर है सेक्शन 30, इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्जियन और प्रोबेशन ऑफिसर। तो कोई भी जब बच्चा है, जब चाइल्ड एलिज टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, एप्रीहेंड हुआ है, मतलब पकड़ लिया गया है, तो जो ऑफिसर होंगे, जो कि चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हैं, या पुलिस स्टेशन के, या फिर स्पेशल पुलिस यूनिट है, तो जैसे ही चाइल्ड को लेके जाती हैं, तो उनको एप्रीहेंड करने के बाद इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको, सबसे पहले पेरेंट्स और गार्जियन को, जो भी चाइल्ड के हैं, जो कि अगर वो मिल जाते हैं तो, और उनको बोला जाता है कि आप उस दिन पे साथ में रहिएगा, प्रेजेंट रहिएगा बोर्ड के पास, जिस दिन आप चाइल्ड को प्रोड्यूस करेंगे बोर्ड के सामने। फिर है प्रोबेशन ऑफिसर। अब अगर प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है वहां पे, तो उसको चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, जो कि
प्रिपेयर करेगा एक रिपोर्ट, तो सबमिशन करेगा 2 वीक के अंदर। हमने बताया था 2 वीक के अंदर वो बोर्ड के पास एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करता है। तो पहले हम प्रोबेशन ऑफिसर को भी इंटीमेट करेंगे, प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को, क्योंकि उसको 2 वीक में उसको एक रिपोर्ट बना के देना पड़ेगी, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। और उसमें क्या-क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो एंटीसेंडेंट्स मतलब उसके पेरेंट्स वगैरह या उसके जो भी जो लोग हैं, मतलब जो उसकी अपर जनरेशन के लोग हैं, और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है चाइल्ड का, और अदर मटेरियल सर्कमस्टेंसेस जो कि लाइकली टू असिस्टेंस टू द बोर्ड फॉर मेकिंग इंक्वायरी। तो कोई अदर मटेरियल सर्कमस्टेंसेस है जो कि मदद कर सकते हैं बोर्ड की किसी भी इंक्वायरी में, तो वो उसको उसके रिलेटेड बताना पड़ेगा। और अगर कोई भी चाइल्ड है जिसको बेल पे रिलीज कर दिया गया है, तो प्रोबेशन ऑफिसर या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को उसके बारे में बता दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। फिर सेक्शन 14 इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो जब भी कोई चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होगा, तो बोर्ड उसकी इंक्वायरी करता है। तो वेयर द चाइल्ड एलिज टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है और उसको प्रोड्यूस किया गया बोर्ड के सामने, तो बोर्ड एक इंक्वायरी होल्ड करेगा अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, और कोई भी ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 17, जो कि उसको ठीक लगता है सेक्शन 18 में। अब जो इंक्वायरी है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिस दिन भी वो फर्स्ट प्रोड्यूस किया गया था चाइल्ड बोर्ड के पास। लेकिन उस पीरियड को बढ़ा सकते हैं 2 महीने तक, और मतलब मैक्सिमम 2 महीने और बढ़ा सकते हैं, बोर्ड के द्वारा बढ़ाया जा सकता है कि सभी सरकमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए, उसके रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा, तभी हम उस टाइम पीरियड को बढ़ा पाएंगे। अब जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो हीनियस ऑफेंस का अंडर सेक्शन 15 में वो डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए बोर्ड के द्वारा 3 मंथ्स में, जिस दिन भी बच्चा पहली बार प्रोड्यूस किया गया था बोर्ड के सामने, मतलब बोर्ड के पास। और फिर इंक्वायरी ऑफ बोर्ड अंडर इंक्वायरी बाय बोर्ड अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 फॉर पेटी ऑफेंसेस रिमेन इनकंक्लूसिव इवन आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड द प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड। अब ये सीधी-सी बात कर रहा है कि जो हम इंक्वायरी ऊपर कर रहे थे, किसी भी बच्चे की अगर वो पेटी ऑफेंसेस से रिलेटेड था, तो अगर उसकी उतने टाइम में इंक्वायरी नहीं हो पाई, जितना टाइम एक्सटेंड करने के बाद भी, तो वो जो प्रोसीडिंग्स थी वो टर्मिनेट हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा है अगर सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस था, तो उसमें बोर्ड का अगर फर्दर टाइम लगता है एक्सटेंशन करने का, तो वो टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। और वो ग्रांट किसके द्वारा किया जाता है, तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ग्रांट कर सकते हैं, एज द केस में भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है, और रीजन रिकॉर्ड कर सकते हैं राइटिंग में। तो अगर उस जो हम टाइम पीरियड था सबसे पहले 4 मंथ, और चार मतलब 4 मंथ था, 4 मंथ से अगर हम ज्यादा करना था तो हम 2 मंथ और कर सकते थे। फिर अगर उससे ज्यादा टाइम चाहिए तो हमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के परमिशन लेना होगी। अब जो बोर्ड होगा उसको फॉलोइंग स्टेप्स लेना पड़ेंगे स्पीडी और फेयर और इंक्वायरी के लिए। मतलब बोर्ड शैल टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू एंश्योर फेयर एंड स्पीडी इंक्वायरी, नेमली कौन-कौन से? तो सबसे पहले बोर्ड को क्या है कि अपने आप को ये टाइम इंक्वायरी के टाइम पे बोर्ड को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, वो किसी भी तरीके का इल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा उसके अगेंस्ट पुलिस के द्वारा या कोई अदर पर्सन के द्वारा, जो कि कोई लॉयर है या प्रोबेशन ऑफिसर है, और हमें उसको करेक्टिव स्टेप्स लेना पड़ेंगे इल ट्रीटमेंट के। करेक्टिव स्टेप्स लेंगे अगर कोई इल ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर इसके बाद है इन केसेस अंडर दिस एक्ट द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड इन सिंपल मैनर एज पॉसिबल। बहुत सिंपल मैनर में प्रोसीडिंग होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये इंश्योर किया जाएगा कि चाइल्ड जो है जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है उसको चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया जाए, जितनी भी प्रोसीडिंग के टाइम दे सकते हैं। जिस भी चाइल्ड को हम लेके आए हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, और पार्टिसिपेट कर सकता है वो भी इंक्वायरी में। और पेटी ऑफेंसेस अगर है तो उसको डिस्पोज किया जाएगा बोर्ड के थ्रू समरी प्रोसीडिंग्स में, जो कि प्रेस्क्राइब है सीआरपीसी में।
और इंक्वायरी जो भी सीरियस ऑफेंस का है वो बोर्ड के द्वारा कैसे करेगा जाएगा, समन्स केस की तरह समन्स केस जो होते हैं सीआरपीसी में दिया है उसके अकॉर्डिंग होगा। और हीनियस ऑफेंसेस का देखिए, हीनियस ऑफेंस में अगर वो बिलो 16 ईयर्स है तो उसको हम बोर्ड का क्लॉज ई में, जैसे कि हम मतलब समन्स केस की तरह अगर ट्रीट करेंगे, मतलब अगर उसने हीनियस ऑफेंस किया है लेकिन उसकी एज 16 ईयर्स से कम है तो हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो समन्स केस है। लेकिन अगर चाइल्ड की एज 16 ईयर से अलग है, मतलब वो अलग नहीं, सॉरी, ज्यादा है, तो डेट ऑफ कमीशन के टाइम पे जब भी उसकी एज 16 ईयर से ज्यादा थी तो हम उसकी उस मैनर में करेंगे जैसे कि सेक्शन 15 में प्रिस्क्राइब है, तो सेक्शन 15 को पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन 15 में दिया हुआ प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस बाय बोर्ड। तो जब भी कोई किसी ने भी हीनियस ऑफेंस किया है और वो एलिज टू बी फाउंड कॉन्फ्लिक्ट विद, नहीं सॉरी, कोई भी अगर इन केस हीनियस ऑफेंसेस एलिज हैव कमिटेड बाय अ चाइल्ड, मतलब जब भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी चाइल्ड ने कोई हीनियस ऑफेंसेस किया है और जब वो ये ऑफेंस कर रहा था तब उसकी एज 16 ईयर से ज्यादा थी या 16 ईयर कंप्लीट हो गया था, तो बोर्ड एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है कि उसकी मेंटल या फिजिकल कंडीशन थी ऑफेंस करने के लिए, नहीं, और वो एबिलिटी थी, वो अंडरस्टैंड कर पा रहा था कि क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज है जो ऑफेंस कर रहा है और किन सर्कमस्टेंसेस में उसने वो ऑफेंसेस किए हैं। और फिर उससे रिलेटेड जो हम अकॉर्डिंग्स में है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18 में हमको कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18 है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, पहले हमें इंक्वायरी करना पड़ेगी। अब लेकिन अगर जब भी बोर्ड को लगता है कि उसको असिस्टेंट असेसमेंट करते टाइम किसी की असिस्टेंट जरूरत है क्योंकि कोई एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट है या साइको सोशल वर्कर है और अदर एक्सपर्ट है तो उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, उनके असिस्टेंस भी ले सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं कि इस सेक्शन के हिसाब से अगर अभी भी कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, नहीं, प्रिलिमिनरी असेसमेंट चल रहा है, तो वो ट्रायल नहीं है, बस केवल क्या है, असेस करना की कैपेसिटी क्या है थी उस बच्चे की कि उसने कोई सा क्राइम किया और वो अंडरस्टैंड कर पा रहा था कॉन्सिक्वेंसेज की, वो कौन सा ऑफेंस कर रहा है। फिर जब भी बोर्ड सेटिस्फाई होगी प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है वो चाइल्ड का हो जाना चाहिए, तो प्रोसीजर फॉलो करेगा समन्स केस का जो कि सीआरपीसी में दिया हुआ है। तो मतलब कैसा रहता है कि जब भी प्रीलिमिनरी असेसमेंट हुआ, प्रीलिमिनरी असेसमेंट के बाद क्या होता है कि अगर उसकी रिपोर्ट अच्छी आई, ऐसा लगता है कि बोर्ड के द्वारा ही ट्रायल होना चाहिए, तो बोर्ड जो ट्रायल करता है वो समझ के इसकी तरह ट्रायल करता है जैसे कि सीआरपीसी में दिया हुआ है। तो वेयर द बोर्ड इज सेटिस्फाइड द प्रीलिमिनरी असेसमेंट that a matter should be disposed of by the board shall follow the procedure so far as may be for the trial in a summons case under CRPC, provided that the order of board to dispose the matter shall be appealable under subsection 2 of section 101। तो जो भी बोर्ड का ऑर्डर आता है, अगर उसके अगेंस्ट कोई अपील करना चाहता है तो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 101 में वो अपील भी कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन shall be completed with the within the period specified in section 14। तो जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो हमें उतने टाइम में कंप्लीट कर लेना चाहिए जैसा कि सेक्शन 14 में दिया हुआ है, ये मैंडेटरी है, इसलिए फिर से बता दिया। अब है सेक्शन 16, तो रिव्यू पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। तो रिव्यू करते हैं कि पेंडेंसी कितनी है इंक्वायरी वगैरह की, मतलब ये इसके रिव्यू किया जाता है कि पेंडेंसी वगैरह कितनी चल रही है और उसकी इंक्वायरी की जाती है। तो सेक्शन 16 बताता है कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया का है, तो वो रिव्यू करते हैं कि कितनी पेंडेंसी केस है बोर्ड के पास हर एक बार हर 3 महीने में, और बोर्ड को डायरेक्ट करते हैं, मतलब अगर वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी जो सेटिंग्स की है उसको आप इंक्रीज करिए, और नहीं तो वो एडिशनल बोर्ड को बनाने का भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आप एक और बोर्ड को कंस्टिट्यूशन कर लीजिए।
फिर जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो पेंडिंग है बोर्ड के पास, उनकी ड्यूरेशन कितनी है, सच पेंडेंसी, नेचर ऑफ पेंडेंसी एंड रीजन, रीजन भी पूछ सकते हैं वो। तो पहले वो देखेंगे कि कितने सारे केसेस पेंडिंग है बोर्ड के पास, कब से पेंडिंग है और उनकी पेंडेंसी का नेचर क्या है, और वो रिव्यू करेंगे हर 6 मंथ में। हाई लेवल कमेटी भी, मतलब हाई लेवल कमेटी भी हर 6 महीने में उसको रिव्यू करेगी। उसमें कौन कौन होगा, कौन कौन से लोग कंसिस्ट करेंगे, तो कंसिस्टिंग करेंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो होंगे स्टेट लेवल अथॉरिटी के, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, सॉरी, हु शैल बी चेयरमैन, तो वो चेयरमैन होंगे इसके। द हाउस सेक्रेटरी, सॉरी द होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी भी होंगे। फिर जो सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन इस एक्ट को करने के लिए इन द स्टेट, एंड अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वॉलंटरी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन। तो जो भी हाई लेवल कमेटी है जो हर 6 महीने के बाद इसका रिव्यू करती है, उसमें कौन सा होगा, तो एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगा जो कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का होगा, चेयरपर्सन मतलब, तो इसको यहाँ पे चेयरपर्सन बोलेंगे। फिर होम सेक्रेटरी, और जो सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन इस एक्ट करने का, उसके रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी नहीं, होम सेक्रेटरी बस जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन करने का वो। और फिर या तो फिर उसके बाद एंड दिया हुआ है, मतलब उसके अलावा फिर एक वॉलंटरी या एनजीओ का कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन जो कि चेयरमैन ने नॉमिनेट किया है, चेयरपर्सन ने नॉमिनेट किया है। फिर जो भी इंफॉर्मेशन है इसकी, वो बोर्ड भी फर्निश करेगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को, या फिर मतलब और डीएम को भी क्वार्टरली बेसिस पे, ऑन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जब भी कोई पेंडेंसी के टाइम, मतलब कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन है क्योंकि सूट वगैरह पेंडिंग है, तो उनकी इंफॉर्मेशन बोर्ड को भी फर्निश करना पड़ेगी। और बोर्ड किसको फर्निश करेगा, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को करेगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को करेगा, और इसके साथ साथ डीएम को करेगा क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब हर 3 महीने में, और सच फॉर्म और मैनर में जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, थ्रू स्टेट गवर्नमेंट मतलब। अब सेक्शन 17 है ऑर्डर रिगार्डिंग चाइल्ड नॉट फाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो जब भी कोई बच्चा ऐसा है जिसने हमें लग रहा है कि कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, सो वेयर द बोर्ड इज सेटिस्फाइड द इंक्वायरी दैट द चाइल्ड इज ब्रॉट बिफोर इज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, so notwithstanding anything contained in any other law for the timing board, the board shall pass order to that effect. तो बोर्ड इस effect में भी ऑर्डर को पास कर सकता है। In case it appears to the board that referred under subsection is needed care and protection, it may refer to the child to committee appropriate decision। अब उसके साथ साथ अगर बोर्ड को ये लग रहा है कि चाइल्ड जो है सबसेक्शन 1 में जिसको हम छोड़ रहे हैं कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, उसके साथ साथ फिर हमें लगता है कि उसको नीड एंड केयर प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो हम उसको कमिटी में भेज देंगे अप्रोप्रिएट डायरेक्शन के साथ। तो यहाँ हमने 17 सेक्शन तक पढ़ लिया, अगली वीडियो में हम सेक्शन 18 से देखेंगे।